Hello guys, I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। जैसा कि जानते हैं आज हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं लेकर जो आपका आधुनिक भारत है उसका प्रश्न है, और कुछ प्रश्न एक दो प्रश्न ऐसा है जो अलग भी है। तो चलिए आज हम लोग आधुनिक भारत से जो प्रश्न है उसको भी देखते हैं और कुछ एक दो प्रश्न जो अलग से भी लिए गए हैं उसको भी देखते हैं। चलिए आज का जो है वीडियो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखिए क्या है। आधुनिक भारत में स्थानीय स्वशासन का अगुवा सामान्यतया किसे माना जाता है। मतलब कि आधुनिक भारत में जो स्थानीय स्वशासन है उसका अगुवा सामान्यतः किसको माना जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वह है रिपन को। किसको? रिपन को। ऑप्शन नंबर ए सही है। आधुनिक भारत में स्थानीय स्वशासन का अगुवा सामान्यतया किसे माना जाता है? तो रिपन को माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बाद में बन गया। मतलब कि यह जो है मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो है यह बाद में किस नाम से बन गया, या फिर इसका बाद में क्या नाम हुआ, इसको देखते हैं। तो यह जो मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज है यह बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बन गया। क्या बन गया? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। क्या हो गया? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बन गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। 3 कह रहा है, वायसराय द्वारा नियुक्त किए गए हंटर कमीशन ने निम्नलिखित में से किसके विषय में है ना तहकीकात की थी। क्या कह रहा है कि वायसराय द्वारा नियुक्त किए गए हंटर कमीशन ने निम्नलिखित में से किसके विषय में तहकीकात की थी। तो इसका जो सही आंसर है यह आंसर होगा जलियांवाला बाग त्रासदी। किसके खिलाफ? तो जलियांवाला बाग त्रासदी। वायसराय द्वारा नियुक्त किए गए हंटर कमीशन ने निम्नलिखित में से किसके विषय में तहकीकात की थी। तो इन्होंने तहकीकात जो की थी वह की थी जलियांवाला बाग त्रासदी के संबंध में, है ना, जलियांवाला बाग त्रासदी के संबंध में। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है मित्र। वह स्थान कौन सा है ना, वह स्थान कौन सा है जहां से आचार्य विनोबा भावे ने 1940 में वैयक्तिक सत्याग्रह शुरू किया था। मतलब उस स्थान का नाम बताना है जहां से आचार्य विनोबा भावे ने 1940 में, कब? तो 1940 में, है ना, जब 1940 में वैयक्तिक सत्याग्रह शुरू किया था। तो यह आपको सबसे पहला प्रश्न तो यह हो जाता है कि वह आचार्य विनोबा भावे ने किस ईस्वी में वैयक्तिक सत्याग्रह शुरू किया था। तो 1940 में। कब किया था? तो 1940 में। और वह स्थान कौन सा था जहां से उन्होंने वैयक्तिक सत्याग्रह शुरू किया था? तो उस स्थान का नाम है महाराष्ट्र में पवनार से। कहां से? महाराष्ट्र में पवनार से विनोबा भावे ने जो है यह जो उनका आचार्य विनोबा भावे का वैयक्तिक सत्याग्रह आंदोलन था उनको शुरू किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 5 पर आते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, निम्नलिखित में से ब्रिटिश का वह गवर्नर जनरल कौन है जिसने भारत में डाक शुरू किए थे। मतलब निम्नलिखित में से ब्रिटिश का ऐसा कौन सा गवर्नर जनरल है जिसने कि है ना भारत में डाक शुरू की थी। तो इसका जो सही आंसर है वह है लॉर्ड डलहौजी। किसने? लॉर्ड डलहौजी ने। तो किसने शुरू किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। यह आंसर जो है आपका राइट हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड डलहौजी ने है ना भारत में डाक शुरू किया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। क्वेश्चन 6 है, निम्नलिखित में से कौन से ईस्वी सन में कलकत्ता और आगरा के बीच प्रथम टेलीग्राफ लाइन खोली गई। प्रथम टेलीग्राफ लाइन किसके विषय में? प्रथम टेलीग्राफ लाइन, है ना, निम्नलिखित में से कौन से ईस्वी सन में कलकत्ता और आगरा के बीच प्रथम टेलीग्राफ लाइन खोली गई। तो इसका जो सही आंसर है वह है आंसर नंबर बी, ऑप्शन बी जो है 1853 में। 1853 ईस्वी में कलकत्ता और आगरा के बीच प्रथम टेलीग्राफ लाइन खोली गई थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। क्वेश्चन 7 कह रहा है, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय कॉलोनाइजर ने भारत के पूर्वी तट पर कोई बस्ती नहीं बनाई। कह रहा है निम्नलिखित में से किस यूरोपीय कॉलोनाइजर ने भारत के पूर्वी तट पर कोई बस्ती नहीं बनाई। तो इसका जो आंसर है
वह है डेनिस ने। किसने? डेनिस ने। डेनिस ने, है ना, भारत के पूर्वी तट पर कोई भी बस्ती नहीं बनाई। चलिए आते हैं प्रश्न संख्या 8 पर। प्रश्न संख्या 8 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से वह अधिनियम कौन सा है जिसके द्वारा सभी सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों और कॉलेजों के लिए अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया था? तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और अगर आप इसको देखें तो यह समझ में आता है कि सबसे पहले जो आप अंग्रेजी का जो आपको शिक्षा का माध्यम का जो अंग्रेजी को बनाया गया, यह कैसे बनाया गया, तो इसमें हम लोग इसको देखेंगे। निम्नलिखित में से वह अधिनियम कौन सा है जिसके द्वारा सभी सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों और कॉलेजों के लिए अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया? तो इसका सही आंसर है मैकालेज, है ना, मिनट 1835। यह जो मैकालेज है, मैकालेज मिनट 1835, निम्नलिखित में से वह अधिनियम कौन सा है जिसके द्वारा सभी सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों और कॉलेजों के लिए अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया था? तो वह है मैकालेज मिनट 1835, है ना, 1835। यह बहुत ही अच्छा, मतलब आप समझ सकते हैं कि अंग्रेजी को भाषा का माध्यम बनाया गया इसके द्वारा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। 9 कह रहा है, अपने प्रारंभिक जीवन में M.A. जिन्ना, अपने प्रारंभिक जीवन में M.A. जिन्ना 2 राष्ट्र सिद्धांत के पक्षधर थे, है ना। दूसरा है हिंदू मुस्लिम एकता के प्रस्तावक थे। सी है पाकिस्तान की संकल्पना के आविष्कारक थे। और चौथा है एक संप्रदायवादी थे। तो यह जो अपने प्रारंभिक जीवन में M.A. जिन्ना क्या थे, तो इसका सही आंसर है हिंदू मुस्लिम एकता के प्रस्तावक थे। ऑप्शन में बी इज राइट। अपने प्रारंभिक जीवन में M.A. जिन्ना हिंदू मुस्लिम एकता के प्रस्तावक थे, और यह आंसर नंबर जो है बी आपका सही है, हिंदू मुस्लिम एकता के प्रस्तावक थे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। कह रहा है 10 नंबर, निम्नलिखित में से वह कौन है जिन्होंने 17वीं शताब्दी के दौरान भारत के पश्चिमी तटीय व्यापार के अधिकांश भाग पर नियंत्रण रखा था? तो इसका सही आंसर है पुर्तगाली। पुर्तगालियों ने जो था, है ना, 17वीं शताब्दी में, कब? 17वीं शताब्दी के दौरान भारत के पश्चिमी तट पर, पश्चिमी तटीय व्यापार के अधिकांश भाग पर नियंत्रण रखा था। तो पश्चिमी तटीय व्यापार के अधिकांश भाग पर नियंत्रण किसका था? तो वह पुर्तगालियों का था। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। भारतीय उपमहाद्वीप, है ना, 11 में देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था। तो भारतीय उपमहाद्वीप किसका अंग था? तो यह गोंडवाना लैंड का अंग था। किसका था? ऑप्शन नंबर बी राइट है, गोंडवाना लैंड का अंग था। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था, वह किसका था? गोंडवाना लैंड का, है ना। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था, तो गोंडवाना लैंड का अंग था। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं क्या है। 12 में है, सलारजंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? क्या बोला जा रहा है? सलारजंग संग्रहालय। सलारजंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है, वह राइट आंसर हो जाएगा आपका हैदराबाद। तो सलारजंग जो है वह कहाँ है? हैदराबाद। सलारजंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। सलारजंग संग्रहालय कहाँ है? हैदराबाद में। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य स्त्री पुरुष दोनों के लिए है? मतलब यहाँ 4 गो जो है आपको नृत्य दिया गया है, और चारों बताना है कौन सा है जो स्त्री और पुरुष दोनों के लिए है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गैर नृत्य। क्या है? गैर नृत्य। गैर नृत्य एक ऐसा नृत्य है जो स्त्री और पुरुष दोनों के लिए है। गैर नृत्य जो है एक ऐसा नृत्य है जो स्त्री और पुरुष दोनों के लिए है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था। क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। शक कैलेंडर का पहला महीना होता है, क्या पूछा जा रहा है? जो शक कैलेंडर है उसका प्रथम माह कौन सा होता है? आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है ये, हमारे मित्र को भी यह क्वेश्चन आया था कि शक कैलेंडर का पहला महीना कौन सा होता है। तो मित्र, शक कैलेंडर का पहला महीना चैत्र होता है। क्या होता है? चैत्र। जो चैत्र मास है यह शक कैलेंडर का पहला महीना है। चैत्र मास क्या है? यह शक कैलेंडर का प्रथम मंथ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। माइकल एंजेलो, है ना, क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। माइकल एंजेलो नामक वायसराय विश्व में चिंता का कारण कब बना हुआ था? माइकल एंजेलो नामक वायसराय, यह जो माइकल एंजेलो नाम का एक वायसराय था, यह विश्व में चिंता का कारण कब बना हुआ था? तो इसका ईस्वी सन बताना है।
यह 1993 अर्थात 1993 में चिंता का कारण बना हुआ था। कौन? लॉर्ड माइकल एंजेलो, है ना, माइकल एंजेलो। कौन? तो माइकल एंजेलो चिंता का विषय बना हुआ था। चलिए अब आगे देखते हैं। तो माइकल एंजेलो 1953 में यह चिंता का विषय था। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। क्या है? किस देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर है? किसी देश का जो आर्थिक विकास है वह किस पर निर्भर करता है, यह आपको बताना है। तो किसी देश का आर्थिक विकास जो है वह प्राकृतिक साधन पर निर्भर करता है, प्राकृतिक संसाधन पर भी निर्भर करता है, और बाजार के आकार पर निर्भर करता है, पूंजी निर्माण पर भी निर्भर करता है, और उपयुक्त में से सही सभी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यह आपका राइट आंसर होगा, मतलब उपयुक्त में से सभी। किसी देश का जो आर्थिक विकास है वह प्राकृतिक संसाधन पर भी निर्भर करता है, बाजार के आकार पर भी निर्भर करता है, और पूंजी निर्माण पर भी निर्भर करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। क्या है 17 में, देख लेते हैं। शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? तो शांत घाटी केरल में है। कहाँ है? केरल। शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? तो यह केरल में स्थित है। शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? केरल में। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना सबसे पहले किसके समय में हुई? क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थापना सबसे पहले किसके समय में हुई? तो इसका जो सही आंसर है वह है लॉर्ड कैनिंग के समय में, है ना, लॉर्ड कैनिंग के समय में। ऑप्शन नंबर सी राइट है कि भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थापना सबसे पहले किसके समय में हुई? तो लॉर्ड कैनिंग के समय में। लॉर्ड कैनिंग के समय में जो है आपका भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थापना सबसे पहले हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। क्वेश्चन 19 कह रहा है, गांधी का अहमदाबाद सत्याग्रह किसके विरुद्ध था? महात्मा गांधी का जो अहमदाबाद सत्याग्रह था यह किसके खिलाफ था या किसके विरुद्ध था? तो महात्मा गांधी का जो अहमदाबाद सत्याग्रह था यह ब्रिटिश मिल मालिक और सरकारी कर्मचारी के खिलाफ था। ऑप्शन नंबर ए राइट है। महात्मा गांधी का जो अहमदाबाद सत्याग्रह था, महात्मा गांधी का जो अहमदाबाद सत्याग्रह था, तो यह किसके खिलाफ था? यह आपका ब्रिटिश और मिल मालिकों के खिलाफ था, है ना। महात्मा गांधी का जो सत्याग्रह था वह अहमदाबाद सत्याग्रह किसके विरुद्ध था? तो ब्रिटिश मिल मालिक और सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध था। ब्रिटिश मिल मालिक और कर्मचारियों के विरुद्ध था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं क्या है। दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था? है ना, दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंड, केंद्रीय जो दिल्ली का जो केंद्रीय सचिवालय है वो उसका उत्तरी और दक्षिणी खंड का, है ना, वास्तुविद कौन था, अर्थात उसको बनाने वाले कौन थे? तो उसका वास्तुविद जो है हार्वर्ट बेकर्स। कौन था? हार्वर्ट बेकर्स। ऑप्शन नंबर बी राइट है, हार्वर्ट बेकर्स था। तो दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था? तो हार्वर्ट बेकर्स था। तो मित्र यहाँ तक आज हम लोगों ने देखा, और जो भी इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न था, हम जितना भी प्रश्न लाते हैं वह यह सोचकर लाते हैं कि आपके लिए बहुत ही आवश्यक है, और जो प्रश्न है वह आप देख करके आपको लगता होगा कि अच्छी जगह से ली गई है। तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया है। हम आए दिन इससे और बेहतर प्रश्न चुन करके लाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। थैंक यू।